नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के द्विशताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज से विशेष न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। 29वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आज से अजरबैजान के बाकू में और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के द्विशताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। वे इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। वडताल स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर कई दशकों से लोगों के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर कमल के आकार में बना है, जो सभी धर्मों के बीच सद्भाव की भावना का प्रतीक है। हाल ही में वडताल मंदिर की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए द्विशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से हजारों तीर्थयात्री वडताल आए हैं। 15 नवंबर तक चलने वाला यह उत्सव 7 नवंबर को पोथी यात्रा और कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ था। इस उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं। वडताल स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा हाल ही में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया था। अपर्णा कुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए मतदाताओं को रिझाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत झारखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल ग्राउंड में चुनावी सभा करेंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पांकी और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 स्थानों हुसैनाबाद, सरायकेला, ईचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। आरजेडी, आजसू और वामपंथी दल के नेता भी राज्य के विभिन्न इलाकों में चुनावी बैठक करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से संजीव शर्मा के साथ कृष्ण कुमार लाल। उधर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी आज नागपुर में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जालना में चुनाव प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस नागपुर, गोंदिया और मुंबई में चुनाव प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार नंदुरबार, नांदेड़ और अमरावती में चुनाव प्रचार करेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार धुले और जलगांव के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में एमवीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। कल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सोलापुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और आदित्य ठाकरे ने भाईकला में चुनाव प्रचार किया। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने आगामी चुनावों से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 22 विधानसभा क्षेत्रों के 28 बागी उम्मीदवारों को निलंबित किया है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी की हमारी श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महाराष्ट्र की कामठी विधानसभा सीट का लेखा जोखा। एक रिपोर्ट।
नागपुर ग्रामीण का कामठी विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 सालों से भाजपा का गढ़ रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र की मतदार संख्या 5,01,000 से अधिक है। 2014 के चुनाव में वर्तमान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र मुळीक को हराया था और दूसरे उम्मीदवार टेकचंद सावरकर ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश भोयर को हराया। इस विधानसभा चुनाव में बावनकुळे कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश भोयर से होगा। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। कामठी विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण, भारी बारिश के कारण फसलों का नुकसान और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे हैं। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। असम में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। राज्य में 13 नवंबर को 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 5 सीटों में से धोलाई में 8 उम्मीदवार, सामग्री में 11 और सिडली सीट पर 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बिहाली में 4 उम्मीदवार जबकि बंगाईगांव सीट पर 8 उम्मीदवार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे। 500 सीटों पर 10 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रमुख दलों में से कांग्रेस और एनडीए सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के लिए भाजपा ने 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और असम गण परिषद और यूपीपीएल एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 6 विधानसभा सीटों सिताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तलडांगरा के लिए उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग इन निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। एक रिपोर्ट। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने दिल्ली के 30 हजारी जिला न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और कई न्यायाधिकरणों में वकालत की है। न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। जनवरी 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को समाप्त करना तथा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखना। उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में आज से विशेष न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर होगी। इस अस्पताल परिसर में 9 अगस्त की सुबह जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के 94 दिन बाद ये सुनवाई शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। ये कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण और मजबूती देना है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आज संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिवेशन के दौरान सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ ही सड़क क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने रायपुर आए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव तथा महानिदेशक सड़क विकास धर्मानंद सारंगी ने बताया कि केंद्र सरकार पिछले 3 साल में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर देश में ब्लैक कॉरिडोर के साथ ही व्हाइट कॉरिडोर की भी पहचान कर रही है। हम अभी एक सिस्टम बना रहे हैं कि जहाँ पे लास्ट 3 साल में कोई फर्टिलिटी नहीं हुआ है, उस तरीके से कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करें और उसमें प्रिजर्वेटिव मेजर्स लें ताकि वहाँ पे फर्दर फर्टिलिटी न हो। उसको एक नया वर्ड हमने नया फ्रेज कॉइन किया है, व्हाइट कॉरिडोर। मतलब जहाँ पे ब्लैक कॉरिडोर वहाँ पे एक्सीडेंट फर्टिलिटी ज्यादा होता है, व्हाइट कॉरिडोर मीन्स वहाँ बिल्कुल एक्सीडेंट फर्टिलिटी नहीं होता है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज अजरबैजान के बाकू में शुरू होगा। इसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 346 दर्ज किया गया। आकाशवाणी के द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे हम वायु प्रदूषण प्रभाव और शमन पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर नीरज गुप्ता और वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सनवाल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता वायु प्रदूषण के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज के साथ अगले 10 दिनों तक चलने वाले महामुकाबलों का दौर आज से शुरू हो जाएगा। भारत ने यह प्रतियोगिता अब तक 2 बार जीती है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के आयोजन को लेकर राजगीर शहर पूरी तरह से सज-धज कर तैयार है। हर दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। करीब 3000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में दर्शकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निःशुल्क मैच देखने की अनुमति होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। प्रतियोगिता का पहला मैच आज दोपहर 12:15 बजे जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने कल रात गकेबरहा में T20 के रोमांचक मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के 125 रनों का लक्ष्य 19 ओवर में 7 विकेट पर 128 रन बनाकर प्राप्त कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत से श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। श्रृंखला का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विशाल। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की कनाडा में गिरफ्तारी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, निर्जर का करीबी खालिस्तान समर्थक आतंकी अर्श डल्ला कनाडा में गिरफ्तार, मिल्टन शहर में गोलीबारी मामले में हुई गिरफ्तारी। दैनिक भास्कर के अनुसार NIA की मोस्ट वांटेड आतंकी सूची में शामिल डल्ला 4 साल से कनाडा में था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र जारी होने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, महाराष्ट्र में खुले लोक लुभावन वादों के पिटारे। दिल्ली की बसों में दोबारा होगी 10,000 मार्शलों की नियुक्ति। दैनिक जागरण लिखता है, मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला, प्रस्ताव मंजूरी के लिए LG को भेजा जाएगा। अब QR कोड से लाइव देखिए रेलवे का किचन। रेल यात्रियों में खानपान की गुणवत्ता के प्रति विश्वास बढ़ाने की IRCTC की इस पहल को राष्ट्रीय सहारा ने जगह दी है। ऊसर भूमि में किसानों की आय बढ़ाएगी गेहूं की नई प्रजाति। हिंदुस्तान ने लिखा है, कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई प्रजाति। अगले साल से किसानों को मिलेंगे बीज। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के द्विशताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज से विशेष न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। 29वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आज से अजरबैजान के बाकू में और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।